सुबह का समय था। मोहन की टपरी पर चूल्हे पर चाय उबल रही थी और गांव के कुछ लोग वहां गंभीर मुद्रा में बैठे थे। अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। आए दिन लोग गांव से गायब हो रहे हैं। ये सब उस शापित जंगल की वजह से हो रहा है। पिछले 3 महीनों में 5 बार ऐसा हुआ है। जो भी उस जंगल की तरफ जाता है उसे वो निगल जाता है। हाँ, आजकल तो शाम के 6 बजते ही लोग यहाँ से गुजरने में भी कतराते हैं। अरे मेरे तो धंधा ही चौपट हो गया है। वैसे मैंने एक बड़े हकीम से सुना था कि उस जंगल के ठीक बीचों बीच एक ब्रह्म वृक्ष है। उसकी जड़ों में एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी है जो मरते हुए आदमी को भी जिंदा कर दे। हैं? क्या काका? कुछ भी बोल रहे, चाहे जो खास हो वहाँ, पर मैं तो कभी न जाऊं। जान है तो जहान है। गांव की बाहरी छोर पर रमेश लालटेन लिए घर जा रहा था। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई। हमको सही सलामत घर पहुंचा दे। तभी उसे जंगल के अंदर से एक हलचल सुनाई देती है। कौन है वहाँ? कौन है? अचानक झाड़ियों में जोर से हलचल होती है और 2 हाथ उसके पैर जकड़कर उसे अंदर खींच लेते हैं। बचाओ! अगले दिन चंदनपुर गांव के बस स्टैंड पर एक बस आकर रुकती है। बस से आनंद उतरता है, जिसे देख वहाँ खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। लो, आ गए शहरी बाबू, बड़का कलेक्टर बनके। जब गांव से मन भर गया था तो अब वापस काहे आए हैं? अरे भाई, शहर की चकाचौंध देख ली होगी, तो अब यहाँ गांव के किसानों को ज्ञान बांटने आए होंगे। आनंद उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है और सीधे अपने बचपन के दोस्त मोहन के घर पहुँचता है। मोहन आंगन में काम कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर आनंद पर पड़ती है, उसका चेहरा खिल उठता है। आनंद, मेरे भाई। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। आओ बैठो और बताओ, कैसी चल रही तुम्हारी कृषि वैज्ञानिक की पढ़ाई? पढ़ाई तो पूरी हो गई है, इसलिए तो अब हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर लगता है गांव वाले आज भी मुझसे नाराज हैं। सब सोचते हैं कि मैं इस गांव की मिट्टी को पिछड़ा समझकर शहर भाग गया था। दिल छोटा ना करो भाई, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। तभी अचानक मोहन सीना पकड़कर जोर से खांसने लगता है। आनंद तुरंत टेबल से पानी का ग्लास उठाकर उसे देता है। मोहन, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस मामूली सी खांसी हो गई है। मोहन की पत्नी, जो हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी, उसने कहा, आनंद भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। जरा इन्हें समझाइए ना कि डॉक्टर को दिखा ले। कई हफ्तों से बीमार हैं ऐसे ही। रात होते ही इनकी खांसी इतनी बढ़ जाती है कि रात भर ठीक से सो ही नहीं पाते हैं। अरे आरती, अपने आप ठीक हो जाएगा ना? नहीं मोहन, भाभी ठीक कह रही हैं। तुम्हारी हालत देखकर ये कोई मामूली खांसी नहीं लगती है। इसलिए आज शाम को ही तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे और इस पर मैं कोई ना नहीं सुनूंगा। अरे पर अच्छा ठीक है, चल देंगे तुम्हारे साथ। शाम के वक्त अस्पताल के केबिन में डॉक्टर साहब मोहन की जांच कर रहे थे। बीमारी की वजह से मोहन का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मोहन, ये खांसी तुम्हें कब से आ रही है? डॉक्टर साहब, करीब 2 हफ्ते हो गए और तुम अब आ रहे हो। इतनी बड़ी लापरवाही ठीक नहीं है मोहन। बीमारी को मजाक समझ रखा है क्या? डॉक्टर की डांट अभी खत्म नहीं हुई थी कि मोहन अपना हाथ सीने पे रखकर जोर से खांसने लगा। उसकी आंखें जैसे पलकने लगी और वो बेंच से नीचे चक्कर खाकर गिर गया। मोहन, आंखें खोलो भाई। कंपाउंडर तुरंत मोहन को उठाकर स्ट्रेचर पर लेटाता है और कुछ देर की जांच के बाद डॉक्टर गंभीर चेहरा लिए आनंद के पास आते हैं। आई एम सॉरी, अब बहुत देर हो चुकी है। इनका इन्फेक्शन फेफड़ों में बहुत बुरी तरह फैल चुका है। अब इनकी बीमारी ठीक नहीं की जा सकती। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे हाथ मत खड़े करिए। मेरे दोस्त को बचा लीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता आनंद, बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर की बात सुनते ही आनंद का दिल टूट जाता है और वो बेबसी से मोहन को देखने लगता है। डॉक्टर की कही बात जब आरती तक पहुंचती है, तब वो फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उस जंगल में जाऊंगी और वहाँ की दिव्य जड़ी बूटी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। पागल मत बनो आरती। जो भी उस जंगल में गया है वो कभी लौट कर नहीं आया।
अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मुझे अब जाना होगा। तुम्हें मेरी कसम है, तुम कहीं नहीं जाओगी। जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। आनंद दोनों की बात सुन रहा था। अपने दोस्त को इस हालत में देख वो मन ही मन एक फैसला करता है। नहीं मोहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पीछे पूरा परिवार है, पर मेरा कोई नहीं है। मुझे कुछ हो भी गया तो किसे फर्क पड़ेगा। मैं उस शापित जंगल में जरूर जाऊंगा। अगली सुबह आनंद कंधे पर बैग और हाथ में लाठी लिए चुपके से गांव की सीमा पार करता है। वो बिना पीछे मुड़े सीधा जंगल के घने रास्तों के अंदर बढ़ जाता है। जंगल के घने पेड़ों के बीच कबीले के लोग आग जलाकर भोजन पका रहे थे। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों और लकड़ियों का घेरा था और चूल्हे पर एक बड़े से बर्तन में कंदमूल उबल रहे थे। चिंगा, जरा और कर्मा पात तोड़ कर ले आ। इसके बिना तो हमारा भोजन अधूरा है। हाँ, और साथ में झुर्रा मिर्च भी ले आता हूँ। इसकी तीखी खुशबू से खाना देर तक ताजा रहता है। हो रहा नाका नाका तुम चारानुम माँ का जंगल रूहा हो या चिंता ना करे सरदार, जितनी जरूरत होगी हम उतना ही लेंगे। आपकी सीख हमें ठीक से याद है, जंगल से कभी लालच नहीं करना। माई, वो घायल हिरनी अब कैसी है? कल मैंने ब्रह्म वृक्ष की औषधि से उस घायल हिरनी का इलाज कर दिया था और आज देखो वो फिर कैसे दौड़ रही है। ब्रह्म वृक्ष इस जंगल की आत्मा है, प्रकृति का संतुलन है। इसलिए बाहरी लोगों के हाथ ये कभी नहीं आनी चाहिए। वे सब इसे नष्ट कर देंगे, चाहे कोई भी आए। ब्रह्म वृक्ष की रक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। हाँ, चलिए भोजन कर लेते हैं। ओ या! जोगा की बात पर सभी सहमति से सिर हिलाते हैं और चूल्हे पर पक रहे कंदमूल को परोसने लगते हैं। इधर आनंद जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। सामने एक अनोखा वृक्ष था जिसकी कुछ पत्तियां पीली थी और कुछ हरी, और पेड़ के चारों तरफ एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। तो ये है वो ब्रह्म वृक्ष। इससे पहले कि कोई यहाँ आए, मैं जल्दी से इसकी पत्तियां तोड़ लेता हूँ। आनंद जैसे ही पत्तियों को तोड़ने बढ़ता है, उसे पास की गुफा से सुबकने की आवाज आती है। वो अंदर झांक कर देखता है। वहाँ गांव से गायब हुए सभी लोग मौजूद थे और उनके पैरों में जंजीरें बंधी थी। आनंद भैया, आप हमें बचा लीजिए। रमेश, तुम यहाँ कैसे? और ये सब क्या है? भैया, हम सब लोगों को ये कबीले वालों ने बंदी बना लिया है। हमें घर जाने नहीं दे रहे हैं। तभी आनंद की नजर रमेश के दाएं हाथ पर पड़ती है, जहाँ से उसका अंगूठा गायब था। रमेश, तुम्हारा दाएं हाथ का अंगूठा ये किसने किया? इन कबीले वालों ने। ये बोले कि अगर ब्रह्म वृक्ष की जड़ी बूटी चाहिए तो अपनी मर्जी से अंगूठे की बलि देनी होगी, पर जैसे ही कोई अंगूठा देता है ये लोग उसे यहाँ बंदी बना लेते हैं। हमसे जड़ी बूटी और मसाले कुटवाते हैं। क्या? ये तो गलत है। आप यहाँ क्यों आए भैया? ब्रह्म वृक्ष की जड़ी बूटी के लिए। चले जाओ भैया, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। अरे ये लोग तुमको भी बंदी बना लेंगे। नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता रमेश। मोहन बहुत बीमार है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मैं उसके लिए ये जड़ी बूटी लेकर ही जाऊंगा। अरे नहीं भैया, मत पड़ो चक्कर में, ये लोग कभी नहीं मानेंगे। भाग जाओ यहाँ से। रमेश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक गुफा के मुहाने पर हाथ में भाला लिए जोगा और चिंगा आकर खड़े हो जाते हैं। हाँ रुम, जंगल में एक और बाहरी आ गया, पकड़ो इसे। ले चलो, अब इसका फैसला सरदार ही करेंगे। जोगा और चिंगा झपट कर आनंद को दबोच लेते हैं और उसे सरदार भेड़ू के पास ले जाते हैं। सरदार, यही है वो बाहरी जो चुपके से गुफा तक पहुंच गया। कौन हो तुम और यहाँ किस इरादे से आए हो? मेरा नाम आनंद है। मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ। मुझे बस ब्रह्म वृक्ष की थोड़ी सी जड़ी बूटी चाहिए थी ताकि मैं अपने दोस्त की जान बचा सकूं। हारुम, तुड़ा बहा, बामारू, नाका, नाका छुमा। आप ठीक कह रहे हैं सरदार, ये बाहरी इस जंगल की पवित्रता नष्ट करने ही आया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ,
मुझे सिर्फ थोड़ी सी औषधि दे दीजिए। मेरा दोस्त मोहन बहुत बीमार है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, ये आप क्या बोल रहे हैं सरदार? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इस जंगल से कुछ भी ले जाने का एक कड़ा नियम है लड़के। ब्रह्म वृक्ष की जड़ी बूटी बलिदान मांगती है। अगर तुम्हें वो औषधि चाहिए तो तुम्हें अपनी मर्जी से अपने दाएं हाथ के अंगूठे की बलि देनी होगी। लेकिन मैं अपने अंगूठे की बलि नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे सच पता चल चुका है। आप जड़ी बूटी के बदले अंगूठा लेते हैं और फिर छल से लोगों को यहीं बंदी बना लेते हैं। ये कोई नियम नहीं, आपकी चाल है। हाँ, रुक जाओ, ये कोई चाल नहीं, हमारा रक्षा कवच है। और माई धनी की आंखों में बरसों पुराना दर्द उभर आता है। आज से सालों पहले कुछ चालाक और लालची व्यापारी इस जंगल में आए थे। उन्होंने हमारे सीधे साधे पूर्वजों का फायदा उठाया और धोखे से कागजों पर उनके अंगूठे का निशान ले लिया। वे हमारा पूरा जंगल हड़पना चाहते थे। हम बेघर होने वाले थे। तब इस ब्रह्म वृक्ष ने हमारी पुकार सुनी। लालची मनुष्य, जिस अंगूठे के उपयोग से तुमने इन निर्दोषों को छला है, वो अंगूठा अब तुम्हारा नहीं रहेगा। ये अंगूठा अब हमेशा के लिए इसी माटी में मिल जाएगा। तभी वृक्ष से एक तेज रोशनी निकलती है और व्यापारी का अंगूठा पल भर में गायब हो जाता है। उसी दिन से इस जंगल की ये प्रथा है कि कोई बाहरी अपना अंगूठा लेकर यहाँ से वापस नहीं जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है लड़के। दोस्त की जान के बदले अपने अंगूठे का दान देना है या नहीं? अतीत में जो हुआ वो गलत था, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी सजा आज के बेकसूरों को देना कहाँ का न्याय है? पुरानी नफरत की वजह से किसी की जान दांव पर लगा देना, ये तो अंधविश्वास है सरदार। हमारे नियम और परंपरा को अंधविश्वास बोलता है बाहरी। हमें सब मालूम है, तुम लोग आज भी नहीं बदले हो। अगर हमने तुमको मौका दिया तो कल फिर कोई कागज का टुकड़ा लेकर हमारा ये जंगल काटने आ जाएगा। सब एक जैसे नहीं होते सरदार, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। जोगा चिंगा, इसे भी बंदी बना लो। रात का समय था। मशालों की रोशनी में सभी जंगलवासी ब्रह्म वृक्ष की तरफ आते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, वृक्ष पहले से और ज्यादा सूख गया है। इसकी हरी पत्तियां पीली पड़कर जमीन पर गिर रही हैं। हे वन के राजा, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई? क्या आपका क्रोध इस तरह बरस रहा है हम पे? ये हमसे रूठ गए हैं माई, क्योंकि आज हमने उस लड़के का अंगूठा लिए बिना अपनी परंपरा को अधूरा छोड़ दिया। वो बाहरी भी यहाँ छल करने के इरादे से आया था, इसलिए ये सब हो रहा। जोगा, जाओ उस बाहरी लड़के को गुफा से बाहर लेकर आओ। जोगा तुरंत आनंद को गुफा से बाहर लाकर खड़ा कर देता है। लड़के, तुमने इन्हें क्रोधित किया है, अब तुम्हें अपना अंगूठा देना ही होगा। देना ही होगा। आनंद की नजर उस ऊंचे और चौड़े चबूतरे पर पड़ती है, जिसे कबीले वालों ने पत्थरों और सीमेंट जैसी सख्त माटी से पूरी तरह बंद कर दिया था। पत्तियां इस तरह अचानक पीली नहीं पड़ती, ये सब इनका अंधविश्वास है। रुको, बंद करो ये सब। सरदार, ये वृक्ष नाराज नहीं है, तुम लोग अनजाने में इसे खुद मार रहे हो। इस चबूतरे को देखो, तुमने इसे पत्थरों से इतना ऊंचा और चौड़ा घेर दिया है कि वृक्ष की जड़ें घुट रही हैं। उन्हें न हवा मिल रही है न पानी। सरदार, ये बस खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा, छल कर रहा। समझने की कोशिश कीजिए सरदार, जरा चारों तरफ देखिए, जंगल के बाकी सारे पेड़ हरे भरे हैं। अगर वन देवता नाराज होते तो पूरा जंगल सूखता, सिर्फ यही एक पेड़ नहीं। आनंद के इस तर्क को सुनकर कबीले वालों में कानाफूसी होने लगती है। रुको सब लोग, ये बाहरी लड़का जो कह रहा है, इसकी बात में सच्चाई नजर आ रही है। हमें एक बार इसे मौका जरूर देना चाहिए। ठीक है, अगर माई कह रही है तो हम तुम्हें एक मौका देंगे, लेकिन अगर तुमने चालाकी की तो तुम्हारे दोनों हाथ इस जंगल से बाहर नहीं जा पाएंगे। अगली सुबह आनंद कबीले वालों की मदद से उस पक्के चबूतरे को तोड़ देता है ताकि जड़ों को हवा मिल सके। आप दोनों जरा वो खोखले बांस काट कर ले आओ, हमें पानी को सीधे जड़ों की गहराई तक पहुंचाना होगा। हुर्रा!
अरे मैं विनती कर रहा हूँ भाई। जोगा और चिंगा बांस लेकर आते हैं। आनंद एक देसी ड्रिप सिस्टम तैयार करता है। वो बांस की नलियों को जड़ों के पास गाड़कर झरने के पानी को सीधे गहराई तक पहुंचाने लगता है। सरदार, अब बस कुछ दिनों तक इस जड़ों की नमी बनाए रखना है। प्रकृति अपना काम खुद करेगी। कुछ दिन तक कबीले वाले रोज उत्सुकता से वृक्ष को निहारते थे। फिर एक सुबह कबीले में भारी उत्साह की आवाज गूंज उठती है। सरदार, वृक्ष ने हमारी सुन ली, चमत्कार हो गया। पेड़ की सूखी टहनियों से छोटी छोटी नई हरी पत्तियां फूट रही थी और ब्रह्म वृक्ष को नया जीवन जो मिल चुका था। आनंद, आपने हम सबको नई जिंदगी दी है। आपने ब्रह्म वृक्ष और कबीले को बचा लिया। बताइए, इस उपकार के बदले मैं आपके लिए क्या करूं? सरदार, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले बेकसूर गांव वालों को आजाद कर दीजिए और मुझे थोड़ी सी जड़ी बूटी दे दीजिए। इस ब्रह्म वृक्ष की औषधि से मेरे दोस्त की जान बच जाएगी। ये ले बेटा, ब्रह्म वृक्ष की दिव्य जड़ी बूटी, इसे ले जा और अपने दोस्त की जान बचा ले। धन्यवाद। और मेरा एक सुझाव है, पुरानी नफरत को भूलकर अब जंगल और गांव के बीच भरोसा बढ़ाइए। सरदार, आप लोग जंगल के शुद्ध मसाले और जड़ी बूटियां गांव के बाजार में बेच सकते हैं। इससे कबीले की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तुम ठीक कह रहे हो। कबीले के इतिहास में अब से एक नई शुरुआत होगी। कुछ महीने बाद गांव की सीमा पर जंगल ढाबा खुल चुका था, जहां भारी भीड़ थी। मोहन काउंटर पर खाना परोस रहा था और सरदार भेरू ग्राहकों का स्वागत कर रहा था। मानना पड़ेगा भाई, इस ढाबे के खाने का कोई मुकाबला नहीं है। कबीले के शुद्ध मसालों ने तो जादू ही कर दिया। धन्यवाद, पर सब कुछ आनंद का कमाल है। सही बात है, हम सब तो उसे शहरी बाबू कहकर गद्दार समझ रहे थे, लेकिन वो तो पूरे गांव और कबीले का मददगार निकला। आखिर उसकी पढ़ाई काम आ ही गई। मेरा दोस्त है ही ऐसा। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ उसकी बदौलत। उसका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। तभी आनंद मुस्कुराते हुए ढाबे के पास आता है। क्या यार, इसमें धन्यवाद कैसा? दोस्ती में तो जान भी हाजिर है। ढाबे के कोने में जोगा और चिंगा ओखली में शुद्ध मसाले कूट रहे थे, जिनकी खुशबू चारों ओर महक रही थी। और कबीले और गांव वालों की नफरत अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए, आनंद ने पेड़ की जड़ों में पानी पहुंचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।